हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड 2023 एग्ज़ाम का पेपर सेट 346 BW, जो कि बड़ा ही मुश्किल सेट है, इसका कंप्लीट सलूशन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। यह इसका पेपर। चलिए इसका सलूशन करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। खंड अ का पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E, द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है F बराबर ma होगा, तो A बराबर F बटा m और F बराबर QE से यहाँ पर Q जो है इलेक्ट्रॉन का है, तो स्मॉल e कैपिटल E अपान m, यानी सही विकल्प होगा सेकेंड। ख, तीन समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। क्या होगा? तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अगर तीन प्रतिरोध बराबर हैं तो R1 बराबर R प्लस R 3R होगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो मान लेते हैं R2 है तो 1/R2 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R होगा। तो इससे मिल जाएगा R2 बराबर R/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है R1 बराबर nR2, तो R1 के जगह पर हमने रखा 3R और n इंटू R2 की जगह पर रखा R/3। तो इस तरह से R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 9। तो सही विकल्प होगा 4, 9। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। कण के आवेश के, कण के संवेग के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, कण की ऊर्जा। तो देखिए, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर होता है mv अपान qb। mv जो है मास इंटू वेलोसिटी, ये कण का संवेग है। तो q और b यह नियत हो अगर हो तो r प्रोपोर्शनल mv, यानी R जो है संवेग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हो जाएगा सेकेंड, कण के संवेग के। दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत Y1 प्राप्त करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? तो यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए ये AND गेट है। जब AND गेट है तो A और B से आने वाला आउटपुट और C से इनपुट, ये दोनों ही 1 1 होने चाहिए, यानी C1 होना चाहिए। तो C1 देख रहे हैं कि आप सिर्फ जो है थर्ड में है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये तीसरा वाला ही होगा, क्योंकि A B, अगर A को 1 और B को 0 करते हैं तो ये R गेट है, ऐड करेगा तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और C भी 1। तो इस तरह से मिल जाएगा A का मान 1, B का मान 0 और C का मान 1, यानी विकल्प नंबर 3 सही होगा। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X है 7n14 प्लस 0n1 6c14 प्लस X। तो ये प्रोटॉन है, अल्फा कण है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है? तो देखिए, 7n14 प्लस 0n1 दोनों तरफ जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होंगे। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 7 और 0 मिलके 7 हो गया, ऊपर 14 और 1 15 हो गया। तो राइट साइड भी ऐसा होगा, तो 6 यानी यहाँ पर आएगा 1, 14 यहाँ पर आएगा 1, तो यानी ये दोनों पर 1 1 आ गया। अब देखिए जो चारों दिए गए हैं, प्रोटॉन का क्या होता है 1h1 होता है, अल्फा कण के लिए 2he4 होता है, इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0 होता है, ड्यूट्रॉन 1h2 होता है। तो यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटॉन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। E इक्वल्स टू 100 का 6 इंटू 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर फाइंड करना है अपवर्तनांक। तो देखिए E बराबर दिया गया है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो E बराबर E0 cos ओमेगा t प्लस kx होगा। ओमेगा का मान यहाँ से 6 इंटू
1.8 हर्ट्ज और k का मान हो जाएगा 4 पर मीटर। तरंग की चाल v बराबर होता है ओमेगा अपान k। तो ओमेगा का मान ये है और k का मान है, निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c बटा v, तो c प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ और ये हो गया 1.5 × 10⁸, लिया जाएगा 2, यानी अपवर्तनांक होगा 2, यानी विकल्प नंबर सेकेंड। खंड ब में ये 6 क्वेश्चन हैं। किसी आवेशी संधारित्र की धारिता C फैरड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के नाम लिखिए। विभवमापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की स्थिति पर लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं और 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो देखिए इसका आंसर। संधारित्र की प्लेटों के बीच मध्य संचित ऊर्जा के लिए सूत्र होता है Q और C के टर्म में U बराबर 1/2 Q² तो इससे हो जाएगा Q² बराबर 2CU। तो Q बराबर प्लस माइनस √2CU, यानी संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस 2CU और दूसरे पर माइनस √2CU आवेश होगा। 2 का ख प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति युक्त प्रकाश के किरण को डाला जाता है तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, इसलिए इसका आंसर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 का ग एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कोटर होंगे। विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के किन्हीं 2 सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर KL होता है, जहां पर K विभव प्रवणता है। यदि K का मान कम कर दिया जाए तो तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी V नियत होगा, तो अगर हम K का मान कम करेंगे तो L का मान बढ़ जाएगा। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध हाई होता है। 2 का च n बराबर 2 है, a बराबर 10 डिग्री है, तो डेल्टा क्या। पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र होता है डेल्टा इक्वल्स टू n-1 इंटू a। तो डेल्टा बराबर 2 - 1 इंटू 10, दैट इज 2 में से 1 गया 1 गुणे 10 यानी 10 डिग्री होगा। तीसरे का क यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए। इसी तरह दूसरा है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। Imax और Imin का अनुपात दिया 9/1 का। स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात क्या होगा। तो Imax और Imin का रेशियो होता है A1 + A2 अपान A1 - A2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9:1 का। तो अगर दोनों तरफ अंडर रूट कर लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो A1 + A2 अपान A1 - A2 बराबर 3:1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा A1 अपान A2 बराबर 2:1। और जो इंटेंसिटी होती है प्रकाश की तीव्रता, वह I1 अपान I2 बराबर A1 अपान A2 का स्क्वायर, तो ये 4:1 हो जाएगा। और जो इसकी विड्थ होगी ये इंटेंसिटी पे निर्भर करती है, तो W1 अपान W2 बराबर I1 अपान I2 दैट इज 4:1। सेकेंड पार्ट इसका जो ख है, R 2 ओम है और त्रिज्या खींच करके कहा गया है कि तार को पतला किया गया है। तो आयतन तो इसका नियत होगा, तो A1 L1 बराबर A2 L2। अगर हम इसको त्रिज्या के रूप में ले लें तो पाई R1 स्क्वायर इंटू L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू L2। तो L2 बटा L1 बराबर हो जाएगा R1 अपान R2 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो R1 अपान R2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4:1 हो गया। R1 बराबर रो L1 अपान A की जगह पर पाई R1 स्क्वायर, इसी तरह से R2 हो गया। अब R2 बटा R1 वैल्यू रखेंगे, इसकी रखने के बाद ये मिल जाएगा हमें
L2 बटा L1 इंटू R1 अपान R2 का स्क्वायर। तो L2 बटा L1 4/1 है, और यहाँ से आपने देखा R1 अपान R2 का स्क्वायर भी 4:1 है, तो यानी 16/1 हो गया। तो R2 बराबर 16R1, और R1 का मान दिया गया है 2 ओम, तो R2 बराबर हो गया 32, यानी नए तार का जो प्रतिरोध होगा यह 32 ओम होगा। तीसरे का ग, कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा, जिसकी त्रिज्या r बराबर mv बटा क्यूबी होती है, और परिक्रमण काल t बराबर 2 पाई m अपान क्यूबी। तो प्रोटॉन और अल्फा कण का जो अनुपात होगा इसमें मान हम रखेंगे, तो टीपी बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एम पी अपान क्यू पी बी नियत होगा। तो अब इस तरह से एम पी अपान एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा अपान क्यू पी ये मिलेगा। अल्फा कण का जो मास है वह प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है, और अल्फा कण पर जो आवेश है यह इलेक्ट्रॉन का 2 गुना है, यानी प्रोटॉन का 2 गुना है। तो ये एम पी अपान 4 एम पी इंटू 2 क्यू पी अपान क्यू पी, तो ये मिल जाएगा टी पी अपान टी अल्फा, दैट इज 1:2। तीसरे का घ, इसमें कह रहा है कि निरोधी विभव पर R यानी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये V नॉट V के बराबर है, तो के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट होता है, तो ये हो जाएगा ई वी। आइंस्टीन के समीकरण से एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स। आपतित प्रकाश की जो निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता I प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो यानी प्रकाश स्रोत से दूरी r से 3r करने पर निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई अंतर नहीं आएगा। चौथे का क, ये फिगर दिया गया है और कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा इसकी निकालनी है। और दूसरा है R त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। और फिर ये आगे क्वेश्चन है। तो चलिए 4 का क देखें। आवेशों के निकाय की जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अब ये सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो एक सेट बनेगा यह -Q और 2Q का, फिर -Q और ये 2Q का, -Q का ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपान A यूनिट। कुंडली पर जो यहाँ पर लगने वाला बल है, दोनों कुंडलियां एक दूसरे के लंबवत रखी गई हैं। तो अगर इस पर जो बल है ये लंबवत इधर, इस पर जो बल है इस कुंडली के लिए बल इधर होगा, यानी इसका जो परिणामी होगा Fr बराबर √f² प्लस f² यानी दैट इज f√2 होगा। अब कुंडली पर जो लगने वाला बलाघूर्ण है यह टाउ मैक्स बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो f√2 इंटू बी साइन थीटा यहां पर रख सकते हैं। तो अब ये जो है √2 ILB b साइन थीटा L इंटू बी साइन थीटा को अगर हम ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया, तो यानी πr² इंटू बी। अब टाउ मैक्स बराबर मिल गया हमें √2 I इंटू πr² b, और टाउ मैक्स बराबर होता है mb। अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो m बराबर √2 I पार πr²। या यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम b का मान 1 कर देते हैं तो टाउ मैक्स जो है वह m के बराबर हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है, यानी साइन कर्व, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये इसका फिगर, तरंग संचरण की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस प्रकार से जो तरंग संचरण की जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत होती है।
4 का घ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो जब अंतिम प्रतिबिंब जो है इसका अनंत पर बनता है तो उसके लिए फिगर बनाना है। तो उसके लिए फिगर इस प्रकार से हम बनाएंगे। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसके लिए जो सूत्र है m बराबर माइनस VO अपान UO D अपान UV होता है। तो अगर हम इससे देखें तो UO का मान कम होना चाहिए किंतु UO ग्रेटर देन FO होना चाहिए। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए और अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी VO अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि C से B और B से A में जो संक्रमण होता है इसके लिए तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो C से B का जो संक्रमण है इससे फाइंड करना है। तो E बराबर होता है HC अपान लैम्डा। तो C टू A के लिए HC अपान 1000, C से B के लिए HC अपान 5000, ये लैम्डा का मान दिया गया है। तो B से A में क्या होगा? तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम C से B और B से A को ऐड करें तो C से A के बराबर होगा। तो इस प्रकार HC अपान 5000 प्लस HC अपान लैम्डा HC अपान 1000 के बराबर होगा। इससे हम जो है HC दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 1 अपान लैम्डा इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा 1250 यानी 1250 अंगस्ट्रॉम। 5 का क है, एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह V मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल e वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, वायुयान के पंख पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटेंगे, इसलिए पंखों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह E बराबर BV/VL। BV जो लिखा गया है यह वर्टिकल फील्ड के लिए है और V जो है वह उसका वेग है। यदि नमन कोण थीटा है तो BV बराबर BH tan थीटा होता है। तो BH का मान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है यह H होगा, तो H tan थीटा। तो E बराबर हो गया BVL से H tan थीटा इंटू BVL। तो tan थीटा बराबर हो गया E अपान HVL। तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स E अपान HVL। 5 का ख, ये फिगर दिया गया है कि ये जो तार A से B है इसका प्रतिरोध 12000 ओम है। ये जो C से जुड़ा हुआ है यह दिया गया है, देखिए कि तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी चौथाई दूरी पर है, यानी यह प्रतिरोध 4 भागों में बट गया। तो A से B का 12000 है, A से C का इसका चौथाई हो गया तो 12000 बटा 4 यानी 3000 होगा। V वोल्ट मीटर का जो दिया गया है प्रतिरोध यह 6000 ओम है। तो ये जो बचा है ये हो गया 9000 B से C के बीच का। तो जब वोल्ट मीटर और इसके बीच ये दोनों कैसे जुड़े हैं, ये जो है वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध दिया गया है, तो अब ये V का प्रतिरोध और यहाँ पर A से C का जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा यह प्रोडक्ट अपान सम यानी 6000 गुणे 3000, 6000 इसका और 3000 बीच का AC का, तो हो जाएगा 2000। अब जो है A से C का जो तुल्य प्रतिरोध है 2000 और इधर का 9000, तो टोटल प्रतिरोध हो गया ये 11000 ओम। अब जो तार में धारा है I बराबर V बटा R से 220 बटा 11000 तो 1 बटा 50 एम्पियर। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V डैश मान लेते कि है, तो I इंटू R डैश कितना है, दोनों का ये तुल्य AC के बीच का 2000 है, तो 1 बटा 50 गुणे 2000 यानी 40 वोल्ट। 5 का ग, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम की सहायता से, तो परिपथीय नियम को लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। तो एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकल इंटीग्रल B डॉट dl परिपथ
द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अगर हम इसका मैथमेटिकली लिखना चाहें तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। अब ये फिगर बनाएंगे तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है ये B डॉट DL निकालेंगे। तो B डॉट DL बराबर BDL cos थीटा। यहाँ पे DL और ये B एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी दैट इज cos 0 1 हो गया। तो अब ये इंटीग्रल BDL, अब DL पे इंटीग्रल लगेगा तो सरकमफरेंस इसका हो गया 2 पाई r और B डॉट DL ये मिल गया हमें B इंटू 2 पाई r और एम्पियर परिपथीय नियम से यह म्यू नॉट I के बराबर होता है। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I, तो B बराबर 2 पाई r से डिवाइड हो जाएगा तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r टेस्ला। 5 का घ, इसमें कहा गया है कि AB एक स्लैब है और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है यह BC से पूर्ण परावर्तित हो जाती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस फिगर को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि अगर ये R है, अगर हम इसको C मान ले तो यह 90 माइनस C हो जाएगा। अब देखिए स्नेल के नियमानुसार n बराबर साइन I अपान साइन R होता है। यहाँ से तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और R के जगह पर आप लिख सकते हैं 90 माइनस C, तो साइन 90 माइनस C यानी cos C हो गया। अब n के न्यूनतम मान के लिए cos मैक्सिमम होना चाहिए, तो cos मैक्सिमम होगा दैट इज 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा तो n बराबर 1/√2, ये इसका न्यूनतम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। 5 घ, ये फिगर दिया गया है और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 है के 2 द्विभार करेगा। अंग, गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये हम फिगर बनाते हैं। तार पर आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर एक गासियन सरफेस बनाते हैं। दो सरफेस, एक यहाँ पर बॉटम में और एक टॉप पर, ये तल प्लेन होगा और ये कर्व सरफेस होगा। अब इसके लिए हम ये निकाल लेते हैं कि जो फ्लक्स है वह φ1, φ2 और φ3 है। तो φ1, φ2, φ3, तो ये जो है दो जो बॉटम और टॉप के लिए हैं इनके लिए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। जो कर्व सरफेस का है ये हमें मिलेगा E इंटू 2 पाई आर एल। अब टोटल फ्लक्स हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो E इंटू 2 पाई आर इंटू एल, और गाउस के प्रमेय के अनुसार यह Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और जो रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर Q अपान एल होता है। तो E बराबर Q अपान, ये डिवाइड करेंगे तो Q अपान एल के जगह पर लैम्डा लिख देंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, और इसकी जो दिशा है यह तार से बाहर की ओर होगी धन आवेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का विवर्तन क्या है? एक स्लिट से एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए और विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या है? किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए ये इसका फिगर बनता है। S ये लेंस है, ये इसका द्वारक हो गया, एक दूसरा लेंस, और अगर ये लेंस न होता तो ये प्रकाश की किरणें सीधे यहाँ पर कंसंट्रेट होती, लेकिन अब यहाँ किनारों से मुड़ करके ये यहाँ P पर बनती है। तो अब जो फ्रिंज बनती है वह O से P के बीच में बनती है। तो अब इसमें त्रिभुज ABK, अब इसमें साइन थीटा बराबर BK बटा AB, तो BK बराबर AB साइन थीटा, AB जो है D के बराबर है तो D साइन थीटा हो गया। अब P पर जो प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति होगी उसके लिए D साइन थीटा बराबर लैम्डा, और सभी निम्निष्ठों के लिए इसी तरह से प्लस माइनस m लैम्डा, क्योंकि इसके ऊपर भी होंगे और इसके नीचे भी होंगे। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं
थीटा का मान बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा को हम थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बटा डी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है ये 2 थीटा होगी, इसलिए इसका मान हो जाएगा 2 लैम्डा अपान डी। और इस विवर्तन में एकल झिरी का जो प्रयोग है, इसमें तीव्रता का जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे दिखाया जाता है। ये सेंटर पर ये मुख्य उच्चिष्ट होगा, ये तीव्रता है, और इधर जो है विवर्तन कोण है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लैम्डा बटा ई और इधर माइनस लैम्डा बटा ई, दोनों के बीच का जो अंतर है यह इसकी चौड़ाई होगी। तो ये अंतर हो जाएगा 2 लैम्डा बटा ई। यहाँ पर जो है जो स्लिट की चौड़ाई है वो डी के स्थान पर ई लिया गया है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्ध्य 6000 और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी और केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हैं, माने एक ही साथ बनती हैं। तो इसमें लैम्डा 1 6000 है और लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। डी बराबर 1 मिलीमीटर स्लिट की चौड़ाई और पर्दे की जो दूरी है पर्दे से स्क्रीन माने सोर्स की वह 1 मीटर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए जो सूत्र होता है x बराबर m-1/2 डी लैम्डा अपान डी, इसमें m बराबर 2 रखेंगे और लैम्डा का मान रखेंगे 6000। तो इस प्रकार से 2 - 1/2 और ये इंटू 1 6 × 10⁻⁷ ये तरंगदैर्ध्य हो गई अपान ये स्मॉल डी का मान। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.9 mm। केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी यह 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के लिए है। तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान है वह 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए रखेंगे तो 5 × 10⁻⁷ ये आ जाएगा 1.5 mm। कैलकुलेशन किया गया है। इसके बाद फ्रिंजों के संपाती होने के लिए दोनों तरफ का जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए x। तो m1 डी लैम्डा 1 अपान डी, m2 डी लैम्डा 2 अपान डी, इधर कुछ कैंसिल हो गया तो m1 अपान m2 बराबर लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1। तो ये 5000 बटा 6000 यानी 5/6, यानी m1 के लिए यानी 5 फ्रिंज और m2 ये 6, ये होना चाहिए 6 फ्रिंज बनेगी। तो 6000 एंगस्ट्रॉम की जो 5वीं दीप्त फ्रिंज है 5000 की 6वीं दीप्त फ्रिंज के संपाती होगी। तो जो सूत्र है किसी एक में रख सकते हैं हम। तो xm बराबर m1 डी लैम्डा 1 अपान डी, यहाँ पर ये मान रखेंगे, ये आ जाएगा 3 मिलीमीटर 3 mm। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। और इस सूत्र के हिसाब से माने जो चित्र है इस चित्र में निकालना है कि चालक x में कितनी धारा हो कि P पर तीव्रता 0 हो। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल F/L बराबर 1/4πε0 2I1I2 अपान R होता है। तो अब इसमें मानक के अनुसार वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। तो ये हो गई एम्पीयर की परिभाषा। इसी के साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि x में धारा I है, y में 10 एम्पीयर है और ये दूरी दिया गया है। P पर जो क्षेत्र की तीव्रता है वह 0 है। तो ये तभी संभव है कि जब x के द्वारा उत्पन्न और y के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत और मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो तार y में धारा I1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/2πI1/R1 कागज तल में अंदर की ओर होगी। इसी प्रकार x में धारा I2 के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/2πI2/R2 कागज तल में ऊपर की ओर होगा।
प्रश्न के अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, अतः By और Px यानी दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे, कुछ टर्म इसमें से आप देख रहे हैं जो कांस्टेंट है वो कट जाएंगे, वैल्यू रखने पर अब ये I का मान आ जाएगा 30 एम्पियर, यानी तार X में बहने वाली जो धारा होगी वह 30 एम्पियर होगी। इसका अथवा पार्ट है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए, प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है, और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि यदि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाएं तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये दिया गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिथियम नाभिक का द्रव्यमान और 1 AMU कितने ऊर्जा के इक्वलेंट है। तो नाभिकीय संलयन इसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। और सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो हल्के नाभिकों का संलयन है और यह प्राकृतिक उदाहरण है, यानी सूर्य के पास जो ऊर्जा का स्रोत है यह नाभिकीय संलयन के कारण है। जो आंकिक पार्ट है 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये 4 गुणे 1 न्यूट्रॉन का और 3 गुणे 1 प्रोटॉन का, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 7.05652 AMU। लिथियम नाभिक का जो द्रव्यमान है 7.01434 AMU है। दोनों का जो डिफरेंस होगा यह द्रव्यमान क्षति होगी डेल्टा M, तो ये आ जाएगा 0.04216 AMU और 1 AMU बराबर जो है 931 MeV है, तो इतने MU इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 39.25096 MeV। क्वेश्चन नंबर 8, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। और दूसरे पार्ट में है कि परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए, अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की सर्किट बनाएंगे। NPN ट्रांजिस्टर बेस वोल्टेज और इसको जो है बायसिंग कर देंगे। इसके सिरे पर जो विभव दिया गया है यह VBB होगा, निवेशी वोल्टता यहाँ बना देंगे। C और E के बीच में एक पावर सप्लाई बायसिंग के लिए VCC और एक जो है ये कलेक्टर रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर जो है प्रवर्धित निर्गत वोल्टता आपको मिलेगा। ये C सर्किट जो है ये फिल्टर के लिए लगा दी गई है। अब इसमें होता क्या है कि जब जो है ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में लिया जाता है तो इसे सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है, एक्टिव रीजन में लिया जाता है। तो जब प्रारंभ में VI का मान 0 है तो किरचॉफ के प्रथम नियम से ये VBB बराबर IBRB प्लस VBE हो जाता है फर्स्ट लूप में। संग्राहक का विभव जो है VCE यह VCC माइनस ICRC बराबर हो जाता है। जब परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता VI आरोपित कर दिया जाता है तो VI के प्रथम अर्धचक्र में जब धनात्मक है तो निवेश परिपथ में नेट अग्रदेशिक वोल्टता ये बढ़ जाती है। इसके कारण आधार धारा में जो डेल्टा IB परिवर्तन होगा जिससे संधि पर विभवपात में भी डेल्टा VB परिवर्तन होगा। तो अब डेल्टा IB जो है VI और R इन के अनुपात के बराबर होगी। डेल्टा IC ये बीटा इंटू डेल्टा IB जो करंट गेन होता है इंटू डेल्टा IB के बराबर होगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो बीटा VI अपन RN। डेल्टा VC जो है वह माइनस डेल्टा ICRC है, तो डेल्टा IC का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। अब VCE में जो परिवर्तन है वह निर्गता वोल्टता है V0, तो VO बराबर डेल्टा VCE और डेल्टा ये ICRC के बराबर है। तो अब यहाँ से मान जब रख देंगे तो VO बराबर माइनस बीटा VI अपान V ये R इन इंटू RC। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो V0 इक्वल्स टू माइनस बीटा RC अपान R इन इंटू VI। तो NPN ट्रांजिस्टर उत्सर्जक प्रवर्धक में निवेश वोल्टता तथा निर्गत वोल्टता के बीच कलांतर 180 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर माइनस देख रहे हैं ना, तो यानी जिस रूप में हमने दिया है, पहले हमने प्लस वाला चक्र दिया है तो जो हमें आउटपुट में मिलेगा वह माइनस वाला चक्र मिलेगा, जब माइनस देंगे तो प्लस वाला चक्र मिलेगा। इसी प्रकार 8 का अथवा पार्ट है अग्र अभिनत PN संधि डायोड की क्रियाविधि। इसके लिए फिगर बना देंगे। PN जंक्शन डायोड
और इसे बायसिंग कर दें अग्रदिशिक P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से। जब बायसिंग हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसमें P क्षेत्र में कोटर होंगे, N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब बायसिंग हो जाएगी तो ये प्लस और ये माइनस, तो जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वह जो है P से N की तरफ होगी। अब इसके बाद होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें प्रवेश करते हैं। जब यह जो है प्रवेश कर जाते हैं तो N क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है यह P क्षेत्र की ओर जाते हैं, इसको पार करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कोटर से टकरा करके और पुनर्संयोजित हो जाते हैं। जैसे ही पुनर्संयोजित होते हैं वैसे ही P क्षेत्र में संधि के पास एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये जो है इसके टर्मिनल से बाहर होकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाते हैं और होल्स जो है उसको पूरा रखते हैं, जिससे कि दोनों क्षेत्रों में P और N क्षेत्रों में जो होल और कोटर की संख्या है वह बराबर बनी रहती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जब ये अग्रदिशिक वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना बंद हो जाते हैं, यानी संयोजक कोवैलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होना बंद हो जाता है, यानी धारा जो है संयुक्त हो जाती है और उस स्थिति में ग्राफ जो है V और I के बीच जो है वो नियत प्राप्त होने लगता है। तो ये इसके बीच में ग्राफ है। अग्र वोल्टेज और ये अग्र धारा, यह एक टिपिकल वैल्यू के लिए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए ये लिया गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब यह A से बढ़ना शुरू होता है तो इसका मतलब हो गया कि यह इसका नी वोल्टेज है। यहाँ से जब बढ़ना शुरू होता है तो इसका जो स्लोप होता है V और I का जो स्लोप होता है यही अग्रदिशिक प्रतिरोध या गत्यात्मक प्रतिरोध होता है। तो जो RD है वह डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यानी इस ग्राफ से CA बटा BC के बराबर होता है। और अग्रदिशिक अभिनत में गत्यात्मक प्रतिरोध का मान जो है कम होता है और अगर यह रिवर्स बायस में होगा तो उसमें इसका ऑर्डर बहुत ही हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन सेतु की चार भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। जैसे इसमें दिया गया है ये 100 ओम, 10, ये 60 और ये 5, 10 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा IG का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक करते हैं कि क्या यह व्हीटस्टोन जो ब्रिज है यह संतुलित है। तो P बटा Q बराबर R बटा S देखेंगे तो ये 100 बटा 10 बराबर 60 बटा 5। तो ये देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यह अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम सीधे इस IG को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हम किरचॉफ लॉ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि धारा I यहाँ से जा रही है, I1 धारा इधर जा रही है, I2 धारा इधर जा रही है। जब B पर जाएगा तो IG धारा गैल्वेनोमीटर की तरफ चली जाएगी और I1 में से जो बचेगा वह 10 ओम में जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से IG आ रहा है, तो इसमें चला जाएगा I2 प्लस IG और फिर यहाँ पर C पर संयुक्त होकर धारा मिल जाएगी I। तो ये लूप 1, 2, 3 के लिए समीकरण बनाएंगे। तो लूप 1 से ये देख रहे होंगे कि इसमें कोई बैटरी सप्लाई नहीं है तो भी 0 हो जाएगा। तो ये 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 I2 बराबर 0। इसी तरह से दूसरे से मिल जाएगा। ये जैसे इसमें आप इसको छोटा कर लेंगे तो 5 से भाग दे दें तो छोटा होकर समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब जो BCDB लूप है, BCDB लूप, इसमें आप देखिए I1 माइनस IG इंटू 10 और यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो माइनस I2 प्लस IG इंटू 5 और ये माइनस IG इंटू 15 बराबर 0 इक्वेशन बन जाएगा इसका। इसी तरह से जो बंद लूप ADCA है नीचे वाला लूप, उसके लूप में बन जाएगा 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG बराबर सप्लाई लगी हुई है 10 वोल्ट की तो बराबर 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जो समीकरण नंबर 3 है ये बन गया। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करके हम कुछ वैल्यू निकालते हैं तो इसके लिए एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में अगर हम 10 से गुणा कर दें तो ये देख रहे होंगे कि ये 20 I1 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो यहाँ से 63 IG माइनस 2 I2 बराबर 0, तो I2 बराबर 63 बटा 2 IG। अब इसका मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे
तो जब इसमें रखेंगे तो 13 इंटू I2 का मान 63/2 IG और प्लस IG बराबर 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो IG बराबर 4/821 एम्पियर, यानी ये 0.00487 एम्पियर होगा। तो अगर हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे 4.87 10⁻³ तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि मिली एम्पियर में, तो 4.87 मिली एम्पियर होगी। ये इसका पार्ट है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। तो ए और बी सिरे में आप यहां पर देख रहे होंगे कि ए और बी सिरे पर ये 5 ओम और 6 ओम लगा है, ऊपर बैटरी की सप्लाई है। तो अस्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था का मतलब होता है कि जब कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो कैपेसिटर वाले परिपथ में धारा जाना बंद हो जाती है, यानी यह पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है। तो जब यह पूर्ण रूप से चार्ज हो गया यानी आवेशित हो गया तो धारा इधर नहीं जा रही है, तो अब ये धारा जाएगी, ये इधर से निकल करके ए से बी की तरफ होते हुए जाएगी। तो अब इसमें इस परिपथ में जो टोटल धारा है I बराबर V/R प्लस R, तो ये इसमें देख रहे हैं कि यह 1 ओम 6 ओम और 5 ओम ये सीरीज में है, तो I बराबर V/R प्लस R से ये मिल जाएगा 12/12 यानी 1 एम्पियर। अब ए और बी के बीच जो विभवांतर है 5 और 6 ओम है यानी 11 ओम प्रतिरोध है, तो VAB बराबर I इंटू RAB, तो 1 इंटू 11 11 वोल्ट हो जाएगा। अब AB के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, ये C1 और C2 दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट अपान सम, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 3 यानी 6/5, तो 1.2 माइक्रोफैरड। दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जो यहां से धारा जाएगी वह समान होगी। फलस्वरूप जो इसमें जाने वाला मैंने इनके ऊपर जो आवेश होगा वह आवेश भी नियत होगा। तो जो आवेश होगा Q बराबर CV, तो 1.2 इंटू 11 यानी 13.2 माइक्रोकूलाम। अब दोनों कैपेसिटर की क्षमताएं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों पर अलग अलग होगा। आवेश तो समान होगा लेकिन V का मान अलग अलग होगा। तो C1 के सिरे पर V1 बराबर Q/C1, तो 13.2 माइक्रोकूलम बटा 2 माइक्रोफैरड, तो यह 6.6 वोल्ट हो जाएगा। और C2 के सिरे पर इसी प्रकार से 4.4 वोल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से बोर्ड के पिछले साल 2023 के सलूशन माने पेपर का 7 सेट का सलूशन इस पर उपलब्ध है और सबके PDF भी अवेलेबल है, इसलिए आप मेहनत से पढ़ें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकें। थैंक यू।